माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अजीब सा माहौल था, लेकिन उसके पीछे जिद से ज्यादा डर और असुरक्षा की भावना थी। गेट्स को पता था कि किसी भी वक्त छोटे से गराज में शुरू हुई छोटी सी कंपनी भी माइक्रोसॉफ्ट का तख्ता पलट सकती है, जैसा कि उन्होंने औरों के साथ किया था। लेकिन अपने भरोसेमंद साथी लेफ्टिनेंट स्टीव बामर के साथ उनका यह इरादा एकदम पक्का था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देने वाले गेट्स के विपरीत बामर ने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की थी। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की सुपर ईगो थे, पतले दुबले और होशियार, लेकिन धुन के पक्के बामर उनकी पहचान थे, तगड़े और भावुक। लेकिन गेट्स जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। वो माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ज्यादा होशियार शख्स थे, एक ऐसे चतुर इंसान जिसने बेवकूफों को कभी बर्दाश्त नहीं किया। बहुत ही बेतुकी बात है। मैं तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, कहीं कोई गलत फहमी है, कोई गलत ख्याल में है। मेरा मतलब है आपने इसे शुरू से समझा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं जब भी गेट्स से मिला हमेशा एक बात तो होती थी कि जब भी वो मेरी तरफ देखकर कुछ कहते थे और मैं कुछ ऐसा बोल देता था जिसका उनके हिसाब से कोई सर पैर नहीं होता था, इसीलिए मैंने उनके लिए नौकरी नहीं की। लेकिन थॉमस रियर्डन करते थे। उन्हें गेट्स के साथ अपनी पहली मुलाकात आज भी याद है। वो उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हताश करने वाला अनुभव था। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, बस ऐसे बोलते थे, ठीक है, अच्छा है, हाँ, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, बस कुछ ऐसे ही प्रतिक्रिया मिलती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें दिलचस्पी नहीं होती थी। फिर मुझे पता चल गया, मैंने समझ लिया कि अगर आपकी धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं तो वो काफी बड़ी कामयाबी है। अगर आपको उन्होंने 19 बार बेवकूफ नहीं बोला है तो समझो कि बिल के साथ अच्छी मीटिंग हुई है। उनके छत्र छाया में माइक्रोसॉफ्ट की शोहरत हुई। उनके बैंक अकाउंट में अरबों डॉलर थे। विंडोज 95 प्रोग्राम लॉन्च होने के कगार पर था और 1993 में वो दुनिया के हाईटेक शहंशाह बनने वाले थे। लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में बिल गेट्स को कॉर्पोरेट इतिहास में जबरदस्त मोड़ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि क्लार्क एंडरसन और उनकी टीम अपनी पहचान और रास्ते पर रोड़े अटकाने के लिए बस तैयार ही थे। योजना साधारण थी। इलिनॉय में इसी दल ने पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ेक की रचना की थी। अब वो नए ब्राउजर को बनाने के लिए काम में जुट जाएंगे। ये नया ब्राउजर पहले वाले पर आधारित होगा और वो इंटरनेट को व्यापार और संचार का भविष्य बना देंगे। बस दफ्तर का एक और दिन, है ना? जैसा कि मुझे और मेरे दल के दूसरे साथियों को बताया गया था, उद्देश्य था दुनिया पर कब्जा करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कोई शोर शराबा हो हल्ला नहीं था। बस बात ये थी कि जाओ और एक ऐसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाओ कि कोई ना समझ ही ये कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन नेटस्केप के हर शख्स को पता था कि वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर रोज वेब की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। डर ये था कि कोई दूसरी कंपनी इसकी संभावनाओं को देखकर अपना ब्राउजर लॉन्च कर देगी और नेटस्केप बस देखती ही रह जाएगी। मैं 36 घंटों में से 24 घंटे काम कर रहा था और 12 घंटे सो रहा था। उन दोनों खाने के नाम पर 2 ही चीजें थी, स्कीटल्स और माउंटेन ड्यू। एक बार शुरू होने के बाद उसका महत्व समझ में आया, क्योंकि ये काम करना कोई मुश्किल नहीं था। 13 अक्टूबर सन 1994 को नेटस्केप का नया वेब ब्राउजर नेविगेटर बाजार में आ गया। इस पल से नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट में संघर्ष होना लाजमी ही था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा अभी भी बरकरार था। अब आप शायद ये ना सोचें कि इस लड़ाई में नेटस्केप के पास क्या गुंजाइश होगी, लेकिन नेटस्केप के ब्राउजर नेविगेटर के लॉन्च होते ही उसके लिए कामयाबी का मार्ग पूरी तरह खुल गया। लॉन्च होने वाली रात में डाउनलोड्स पर नजर रखने के लिए हमने एक कंप्यूटर सेट किया। जब भी कोई इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता तो कंप्यूटर से तोप के गोले दागने जैसी आवाज आती, मानो लड़ाई चल रही है, क्योंकि तोप के गोले की आवाज लगातार आ रही थी। पूरी दुनिया में वेब जंगल की आग की तरह फैल रहा था। इंटरनेट युग की शुरुआत हो चुकी थी और उसमें माइक्रोसॉफ्ट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सॉफ्टवेयर के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। जो लोग वेब पर थे उनमें से 90% लोग 30 दिन में मोज़ेक से नेटस्केप पर आ गए थे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं। एक वक्त हैं नेटस्केप की कामयाबी को माइक्रोसॉफ्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अचानक बिल गेट्स समझ गए, न सिर्फ वेब की महत्ता को बल्कि अपने उत्पाद के पैमाने को भी समझे और उसमें सुधार की जरूरत को भी। अभी इसी वक्त एक रात गेट्स अपने कंप्यूटर पर बैठे और अपने सहयोगियों को नोट भेजा जिसका शीर्षक था द इंटरनेट टाइडल वेव। उन्होंने घोषणा की कि पीसी के बाद वेब का विकास ही एकमात्र महत्वपूर्ण विकास है। नेटस्केप को उन्होंने नया प्रतिद्वंद्वी कहा जो इंटरनेट पर उभरा है, ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को लिखना पड़ा कि बराबरी करो और उनसे आगे बढ़ जाओ। ये एक जबरदस्त मोड़ था। अब हर कोई अगले हफ्ते या अगले महीने के बारे में नहीं सोच रहा था, बस कल से शुरू करना था। वो बस बदलाव लाने के बारे में सोच रहा था। बिल का कंपनी के लिए संदेश था, इस नई लड़ाई को लड़ने के लिए
हमें बहुत सारे तरीके खोजने पड़ेंगे। इसे ही आप कह सकते हैं ब्राउजर युद्ध की शुरुआत। सन 1993 में वेब को ना कोई जानता था और ना ही लोकप्रिय था। बस कंप्यूटर हैकर्स और वैज्ञानिकों के बीच ही इसकी पहचान थी। लेकिन सन 1995 तक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। सिलिकॉन वैली के कुछ इंजीनियरों का जोश और करिश्माई हुनर की बदौलत इंटरनेट एक संपूर्ण व्यापार का रूप ले रहा था और इस टेक्नोलॉजी की महत्ता की तुलना टेलीविजन और प्रिंटिंग प्रेस से होने लगी थी। नेटस्केप का नंबर सबसे पहला था। इसके ब्राउजर लाखों लोगों के लिए वेब तक पहुंचने का प्रवेश द्वार बन रहे थे। कंपनी ने हाल ही में एक सम्मानीय सीईओ को नौकरी पर रखा था और आमदनी की शुरुआत होती दिखाई देने लगी। भविष्य सुनहरा दिख रहा था। लेकिन क्या सच में? वैली के दूसरे लोगों की तरह ये जानते थे कि बिल गेट्स इंटरनेट के पीछे हैं। ये वैली के अपने मुवक्किलों की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर ले चुके हैं और उसी अनुभव के आधार पर इन्हें ये भी पता था कि जब गेट्स आपके बिजनेस के पीछे पड़ते हैं तो वहाँ हलचल होगी ही। अब रीबैक को नेटस्केप ने नौकरी पर रख लिया था। उन्होंने फौरन ही पहचान लिया कि युवा कंपनी के सामने जो खतरा है, अनजाने में वो उसे बहुत कम समझ रही है। नेटस्केप की बिजनेस योजना का अनुमान था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या तो कानून का पालन करेगी या कोई उसे कानून मानने पर मजबूर कर ही देगा। आखिर जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये तो उम्मीद नहीं होती कि आपका प्रतिद्वंद्वी आपके कारखाने को आग लगा देगा। आपको ये उम्मीद नहीं होती है कि प्रतिद्वंद्वी वितरक के पास चला जाएगा और उन्हें चुनौती देगा कि अगर उन्होंने आपका सामान रखा तो वो उन्हें बिजनेस से बाहर धकेल देगा। लेकिन पता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल यही किया। नेटस्केप के साथ अब मुश्किल ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स ने ये महसूस कर लिया था कि ये युवा कंपनी उनके प्रभुत्व के लिए खतरा है। इस हाईटेक लड़ाई की शुरुआत में गेट्स ने कूटनीतिज्ञों के एक खास दल को भेजा जिसमें थॉमस रियर्डन भी थे, दुश्मनी की रेखा के पीछे आमने सामने वार करने के लिए, यहाँ जो कभी नेटस्केप का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर था। आखिर में एक मीटिंग रखी गई जो आधुनिक बिजनेस के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादों वाली मीटिंग थी। हमारी सब टेक्नोलॉजी पर असीमित पहुंच के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $10 लाख की पेशकश रखी और ये एक ही बार में दी जाने वाली फीस थी। दरअसल उनका कहना था कि हम $10 लाख में आपका पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, सौदा करो या छोड़ो, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे तो हम तुम्हारी हर चीज की नकल कर लेंगे। मुझे याद है तब मैं सोच रहा था कि अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो होना चाहिए। नहीं, आईपीओ के दिन नेटस्केप का रेट आसमान पर पहुंच गया। उसने इंटरनेट पर बढ़ते व्यापार को चिंगारी दे दी, जिसका असर पूरे दशक तक रहा। मैं ट्रेडिंग फ्लोर पर थी। मैं ट्रेडर डेविड स्लेन और मैट तसोल्डा से बातचीत करने गई, जो मेज कुर्सी फलांगते हुए मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे डेव के सामने जाने से रोका और मैंने कहा, क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि शेयर का सौदा काफी अच्छा चल रहा है और डेव का ध्यान वही रहना चाहिए। चारों तरफ सबसे बड़ा आईपीओ, सबसे बड़ी तरक्की की धूम मच गई। हमने सोचा, वाह, लोग सचमुच हमें पसंद करते हैं। इंटरनेट उस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खी बन गया और बाद में आम जनता में इसकी जागरूकता जाग गई और उस वक्त लोग इसकी ओर एक ऐसे स्तर पर आकर्षित हुए कि सबकी जुबान पर बस एक ही बात और कुछ नहीं। मैंने कंपनी में 50 लाख लगाए थे और आईपीओ वाले दिन ही मैंने 66 करोड़ 30 लाख कमा लिए। क्लार्क के पास यॉट खरीदने के पैसे तो आ गए थे और नेटस्केप के पास इतना पैसा हो गया था कि वो पब्लिक कंपनी बनी रही, जिसके शेयर के दाम $120 चल रहा था। कुल मिलाकर कंपनी का मूल्यांकन 2 अरब से भी ज्यादा था। नेटस्केप के इंजीनियर 20-25 साल के युवा अब अमीर मशहूर सन की थे। जाहिर है कामयाबी उनके सर चढ़ गई थी। अपनी ही धुन में चूर नेटस्केप के लोग सोचने लगे थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव बदल गया और दुश्मनों के साथ, खासकर एक के साथ, उन्होंने सिलिकॉन वैली के खास नियमों में से एक को तोड़ डाला। किसी पर उंगली मत उठा। उन दिनों जब माइक्रोसॉफ्ट को कोई भाव तक नहीं देता था, तब भी मार्क एंडरसन हमेशा सुर्खियों में रहते थे। मार्क एंडरसन कई मौकों पर बहुत स्पष्ट हो जाते थे कि वो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। उन्होंने मान लिया है कि विंडोज प्रोग्राम खत्म हो चुका है। विंडोज खराब ड्राइवर वाला बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। ये वाक्य एंडरसन के कहे वाक्यों में से एक है। खराब ड्राइवर वाला बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई क्या मतलब हुआ इसका? मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए ये भाषा कोई बहुत बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, मतलब जो कंप्यूटर की भाषा जानते हैं, मार्क एंडरसन का ये वाक्य बिल गेट्स को गाली देने जैसा है। इस बात ने फौरन गेट्स पर असर किया और माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप के खिलाफ लड़ाई में सामने आ गई। इंजीनियरों की लड़ाई काम आई। भड़के हुए जोश के साथ 7 दिसंबर सन 1995 को गेट्स ने दुनिया को दिखा दिया कि नेटस्केप पर उनकी नजरें थी।
माइक्रोसॉफ्ट ने क्लार्क और एंडरसन की छेड़ी लड़ाई को दफन करने की ठान ली। वो खुद अपना वेब ब्राउजर ले आए थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने सियाटल में संवाददाता सभा और विश्लेषकों की एक सभा रखी। उन्होंने पर्ल हार्बर के हमले की सालगिरह वाले दिन आयोजन रखा और उसे पर्ल हार्बर डे कहा। उसके पीछे नजरिया ये था कि वो नेटस्केप पर हमला करने वाले थे उन सब हथियारों के साथ जो उनके पास थे। माइक्रोसॉफ्ट का हर शख्स, हर दल, हर उत्पाद नेटस्केप के खिलाफ तैनात था। हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरनेट के लिए केंद्रित था, लेकिन नेटस्केप के खिलाफ था। बस यही बात थी, यही सब कुछ था। सभी तैयार थे, यहाँ कोई अभ्यास नहीं हो रहा था। हमें इस कंपनी को खत्म करना होगा। इंफॉर्मेशन हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। गेट्स ने सभी रुकावटों को हटा दिया था, वेब में लाखों डॉलरों का निवेश किया और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट का करो या मरो वाली वजह बना दिया। सोया हुआ शेर जाग गया था और अब नेटस्केप कंपनी मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबने वाली थी। काश, बस काश किसी को छेड़ने की भूल न हुई होती जिससे उनका गुस्सा भड़का। काश एंडरसन ने इतने सख्त अल्फाजों में आलोचना न की होती। अगर आप दूसरे लोगों के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं ओके। तो मुझे कोई एतराज नहीं। एंडरसन का ये कहना कि विंडोज बेकार है शायद ठीक नहीं था। सन 1996 तक इंटरनेट की धूम मच गई थी। अरबों डॉलर दांव पर थे। माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप के बीच ताकत का जोरदार संघर्ष शुरू हो चुका था कि कौन वेब की दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाएगा। संघर्ष अपने आखिरी सबसे ज्यादा नाटकीय चरण में प्रवेश कर रहा था और नेटस्केप के लिए ये विनाश की स्थिति थी। नेटस्केप के पहल करने के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट एक्सप्लोरर टीम के पास कुछ वास्तविक सुविधाएं थी, विशाल वित्तीय स्रोत और कंप्यूटिंग कोडिंग के जानकार लोगों का भंडार और साथ ही बिल गेट्स जैसा लीडर जो कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि नेटस्केप को खत्म करने के लिए कानून को तोड़ने तक भी। वेब पर छा जाने वाली नई ताजा कंपनी ने जनता को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। मुझे याद है मैं कॉलेज गया था। वहाँ दोस्तों से बातें करते वक्त मैंने उन्हें बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में नेटस्केप का मुकाबला करने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो लोग मुझ पर हंसने लगे और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट की योजना एकदम सीधी थी। नेटस्केप की हर गतिविधि का विश्लेषण करो और फिर उसकी नकल करो। इंटरनेट एक्सप्लोरर के एक के बाद एक वर्जन निकालो और फिर ब्राउजर मार्केट शेयर से नेटस्केप की बढ़त को गिरा दो, एक बार में 1%। मैं सुबह उठता, बच्चों को नाश्ता देता, फिर उन्हें डे केयर स्कूल में छोड़कर सुबह 9:30 बजे तक काम पर आ जाता और सुबह ही से रात गए 3:30 बजे तक काम करता रहता। बस घर आता था, 4 घंटे सोता, बच्चों के साथ नाश्ता करता और उन्हें छोड़ते हुए फिर सुबह 9:30 बजे दफ्तर। बस यही सिलसिला चलता रहता। माइक्रोसॉफ्ट में हमें कोई अतिरिक्त तनख्वाह नहीं मिलती थी। हमें बस ये डर था कि हमारा उत्पाद नाकामयाब ना हो जाए। सिर्फ इंजीनियर ही इस तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे कि उनकी जिंदगी बस इसी पर निर्भर हो। गेट्स के पास एक और अचूक हथियार भी था, उसके सेल्समैन की पूरी तरह से समर्पित टीम। गोपनीय, कठोर और कभी कभी कपटी तरीके अपनाने वाली इस टीम का उद्देश्य साफ था, नेटस्केप नेविगेटर को बिजनेस से बाहर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके एयर सप्लाई को काटना है, माइक्रोसॉफ्ट के एक बंदे ने कहा था। और माइक्रोसॉफ्ट के हर ग्राहक को इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करने की जबरदस्ती। जो गेट्स के सेल्समैन की छुपी रुस्तम फौज ने पीसी बनाने वालों को इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा और कुछ भी इंस्टॉल करने से रोकने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने कॉम्पैक्ट से कहा कि अगर वो हमारे ब्राउजर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट उनका विंडोज का लाइसेंस खारिज कर देगा। कॉम्पैक्ट विंडोज के लाइसेंस के बिना बाजार में रह ही नहीं सकता था और इसीलिए उन्होंने हमारे ब्राउजर के डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो भी बुरा भला कहा जा रहा था, उसके बावजूद वो कामयाब थे। दोनों कंपनी अपने ब्राउजर के एक के बाद एक वर्जन निकालकर आमने सामने डटी हुई थी, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता गया और नेटस्केप को ये महसूस होने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट उससे आगे निकल गया है। गलती की गुंजाइश जरा भी नहीं है। एक डेडलाइन निकली यानी सामने तलवार लटक रही है। कोई ढील नहीं थी, बहुत कठिन था। माइक्रोसॉफ्ट के सामने हमारी हालत बहुत खराब थी। मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। वो हमें मिटा देंगे। नेटस्केप को अपनी बर्बादी के साए मंडराते दिखाई दे रहे थे। अगर उसे बाजार में रहना है तो कंपनी को फायदा दिखाना होगा। आमदनी की एक एक पाई कीमती थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के बैंक में अरबों डॉलर थे जिससे वो कंपनी कुछ ऐसा कर सकती थी जो बेमिसाल हो। वेब ब्राउजर के लिए पैसे वसूल करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को मुफ्त में देने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा पैकेज बनाया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। IE4 के साथ मुकाबला खत्म हो गया। 80% लोग IE4 इस्तेमाल कर रहे थे। 80% मतलब सभी।
सितंबर सन 1997 तक ब्राउजर युद्ध खत्म हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट विजयी रहा। नेटस्केप कंपनी लड़खड़ा रही थी, उसका बिजनेस फिसल रहा था और टिके रह पाना भी मुश्किल था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 के लॉन्च पर बिल गेट्स ने एक जश्न मनाने का फैसला किया उन लोगों के लिए जिन्होंने इस ब्राउजर को बनाया था। लेकिन जश्न सियाटल में मनाने के बजाय उन्होंने सोचा कि यही जगह सही रहेगी, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, जो कि नेटस्केप के इलाके का केंद्र है। जश्न के दौरान थॉमस रियर्डन और उनके मदहोश साथियों ने देखा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का 9 फुट ऊंचा ई प्रतीक लॉबी में खड़ा है। इस कामयाबी के प्रतीक को देखकर उनके मदहोश दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। हमने उस बड़े विशाल कई 100 पाउंड के ई को इस ट्रक पर चढ़ाया पर उसे उतार पाना बहुत मुश्किल था। ट्रक में पीछे बड़ा सा ई था। माइक्रोसॉफ्ट के मदहोश अधिकारियों ने ड्राइवर को पैसे दिए और उन्हें 101 हाईवे पर सिलिकॉन वैली ले जाने को कहा। उन्होंने उस ई को यहाँ छोड़ा, नेटस्केप के फवारे के अंदर, और फिर वापस अपने होटल चले गए। ये युवा लोगों की मस्ती थी? बिल्कुल, लेकिन सटीक प्रतीक भी था। तब से नेटस्केप कंपनी लुढ़कती ही चली गई। 1 साल बाद कंपनी का मार्केट शेयर 1 डिजिट का ही रह गया। इंटरनेट युग को शुरुआत करने वाली कंपनी को AOL ने ले लिया, जिसकी साख अच्छी नहीं थी। कुछ ऐसा ख्याल था कि हम जो बना रहे हैं वो हमेशा रहेगा, लेकिन AOL के साथ मिल जाने पर पता चला कि सब खत्म हो गया, बस कुछ नहीं रहेगा, और वो मान लेना बहुत ज्यादा कठिन था। नेटस्केप के अंत पर जिम क्लार्क भी परेशान थे, लेकिन उनके पास खुद को सांत्वना देने के 1000 तरीके थे। मैंने कंपनी में 50 लाख लगाए थे और आखिर में तकरीबन 200 करोड़ कमाए भी। ये फायदा मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही था। नेटस्केप के शुरुआती इंजीनियरों ने भी अपना लाखों का मुनाफा कमा लिया था, लेकिन आखिर में वो सोचने पर मजबूर थे कि क्या हो सकता था। पता है हम कुछ नहीं थे। हम इससे कहीं ज्यादा बेहतर थे। हाँ बेहतर थे। हाँ हम हारते भी तो शान से। नहीं, हम बहुत मक्कार साबित होते। ये बात मुझे अब पता चली। दरअसल हमें सही मौका ही नहीं मिला। जिम क्लार्क और उनकी टीम की हार तो जरूर हुई, लेकिन उनके लिए कम से कम लड़ाई खत्म तो हुई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स के लिए सच इसका उल्टा था। अब उनके सामने नेटस्केप से कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन था। गेट्स इस तरह के दुश्मन के साथ पहले कभी नहीं उलझे थे। यह सिलिकॉन वैली में रहने वाला दुश्मन नहीं था और उसे सॉफ्टवेयर की जरा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसने माइक्रोसॉफ्ट के 2 टुकड़े कर देने की धमकी दी। दुश्मन थी अमेरिकी सरकार, जिसे यह लग रहा था कि गेट्स कोई नायक नहीं बल्कि हाईटेक आतंकवादी है। सन 1998 यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर माइक्रोसॉफ्ट के सिलिकॉन वैली के दुश्मनों ने वार किया। नेटस्केप और उनके रॉटवाइलर वकील गैरी रीबैक ने बिल गेट्स की कंपनी के खिलाफ ऐतिहासिक एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया। सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट पर इल्जाम लगाया कि कंपनी विंडोज की मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो ग्राहकों को सीधे नेटस्केप के उत्पादों को इस्तेमाल करने से रोक रही है और इस तरह कंपनी का काम करने का तरीका ही गलत है, यानी कानून के खिलाफ। अब माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य अधर में लटक रहा था। अपने आप को प्रेसिडेंट जितना ताकतवर कहने वाला शख्स अपनी कंपनी को अदालत में खड़ा देख रहा था। उस पर कानून तोड़ने के इल्जाम थे। उन्हें खुद को वीडियो टेप पर देने वाले लंबे बयान के लिए मजबूरन तैयार करना पड़ा। अदालत में जाने से पहले उन्होंने उससे सवाल पूछे और जवाबों की फिल्म बनाई। ये सब बिल गेट्स के लिए एकदम नया था कि कोई उनसे सीधे कड़क सवाल पूछ रहा है और वो जवाब देने से इनकार भी नहीं कर सकते। यहाँ आपने टाइप किया है इम्पोर्टेंस हाई। नहीं, नहीं, वो मैंने टाइप नहीं किया। तो किसने टाइप किया है? कंप्यूटर ने। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को जनता ने इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। चिड़चिड़ा, आक्रामक, शांत, टालमटोल करने वाला, परेशान सा आदमी, आडंबरी, याददाश्त भूला हुआ सा, एक बच्चे जैसा। नहीं, ना मैंने ऐसा स्टैम्प देखा है और ना इस्तेमाल किया है। इस बयान के दौरान जितने दस्तावेज आपको दिखाए गए हैं, आपने उन पर इस तरह के स्टैम्प को नहीं देखा? क्या आप मुझे वो सब दिखा सकते हैं? वक्त की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी ही है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। इन टेप में वो एक सच्चे ईमानदार रूप में दिखाई नहीं दिया। अदालत में सरकार ने पर्दे पर गेट्स को जून 1995 की बदनाम मीटिंग के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हुए दिखाया। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि नेटस्केप कंपनी क्या कर रही है। लेकिन फिर अदालत ने गेट्स को 2 ईमेल दिखाए जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के किसी आला अधिकारी को भेजे थे उस मीटिंग से कुछ ही हफ्ते पहले।
जिसमें नेटस्केप से निपटने की उनकी चाल की रूपरेखा थी। गेट्स ने घोषणा की कि उन्होंने सोचा था कि नेटस्केप से कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये भी कि माइक्रोसॉफ्ट उनसे कुछ खरीद भी सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा होता देखना चाहते थे। क्या हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने ये सब आगे बढ़ाया और वो डील की जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? मैं कहूँगा हाँ, मेरे ख्याल से हमने ये किया था। हमारे प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी क्योंकि उन्होंने हमारी पोजीशन का फायदा उठाया था और अफसोस इस बात का है कि वही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए खतरा बन गया। आपके खिलाफ एंटी कंपटीशन मुकदमा दायर करके दरअसल हम ग्राहकों के लिए हालात बदतर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेरा काम था एक बेहतर उत्पाद की रचना करना जिससे आम लोग जैसे मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे दोस्त मेरे उत्पाद का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि वो बेहतर हैं। जून 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के मुकदमे से ताल्लुक रखने वाले फेडरल जज ने आखिरी फैसला सुना दिया। मुजरिम, मुजरिम, मुजरिम। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनी का बंटवारा किया जाए। इसकी वजह से कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू रातों रात $30 अरब गिर गई थी। फैसले ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली टीम को धरती पर लापटका, लेकिन ये खुद गेट्स पर बहुत महंगा पड़ा। इस मुकदमे ने माइक्रोसॉफ्ट के बॉस को बुरी तरह हिला दिया था। वो टूट चुके थे, बीमार पड़ गए थे। एक बार मुझे माइक्रोसॉफ्ट के एक सदस्य ने बताया था कि गेट्स कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग में भी बुरी तरह रो पड़े थे। आखिर में फेडरल अदालत में अपील करने पर अदालत ने कहा कि वो इस फैसले से सहमत है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिलसिलेवार कानून को तोड़ा है, लेकिन ये भी माना कि अदालत का फैसला काफी कठोर है और कंपनी के 2 हिस्से करने ही पड़ेंगे। कई लोगों को लगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बार फिर कोहराम मचा देगी, लेकिन आज कुछ साल बाद स्टैनफोर्ड में गेट्स कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर लग रहा है कि पूरा किस्सा इतना साधारण सरल नहीं था। विडंबना यह है कि यह इमारत जिम क्लार्क की खरीद इमारत के पास ही है। मुकदमे के खत्म होने पर गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपनी सीईओ की पोजीशन दूसरे नंबर के स्टीव बामर को दे दी। अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गेट्स फाउंडेशन के तहत अपने सबसे मनपसंद शौक लोक सेवा को देने लगे थे। एक बात साफ थी कि पहले दशकों के रबर उद्योगपति जेडी रॉकफेलर की तरह गेट्स भी अपने भूलों को अपने लोकोपकार और दानशीलता से सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब यह बात साफ थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो ताकत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। बहादुरों की मदमस्त चाल जो सुनहरे युग में अपनी कंपनी की पहचान थी, धूमिल पड़ चुकी थी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ब्राउजर युद्ध तो जीत लिया था जिसकी चिंगारी नेटस्केप ने लगाई थी, लेकिन उसने एक नई पीढ़ी को राह दिखा दी। गूगल जैसी कंपनियों ने माइक्रोसॉफ्ट को बूढ़ा पुराना बनाकर डगमगा दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2 दशक पहले IBM के साथ किया था। तो इस तरह हाईटेक दुनिया की एक सच्चाई फिर से सामने आ गई। एक क्लिक के साथ सब कुछ गायब हो सकता है, ऐसे।